Hello viewers, our today's lecture is for LLM 4th semester students. So the targeted audience will be LLM 4th semester students. So now we start. Today we will discuss paper first, that is of group B. Group B means business law group. This paper is of business law group, paper first. And the name of the paper is insurance law. Insurance law, बीमा विधि. पेपर कोड इज L4003. तो हम लोग आज बीमा विधि के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस लॉ क्या होता है और इंश्योरेंस लॉ का हमारे समाज में क्या स्थान है, ये किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है. हाउ इट इफेक्ट to the life of the people. So now we will discuss about insurance law. So first of all, हम सबको ये पता है कि जो बीमा है, बीमा विधि है, बीमा काफ़ी पहले से प्रचलन में है, प्राचीन काल से ही. सबसे पहले सामुद्रिक बीमा, मैरीटाइम इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस. सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस का जन्म हुआ था, क्योंकि समुद्र में जब ट्रेडर्स, व्यापारी लोग यात्राएं करते हैं, एक देश से दूसरे देश में या अंतर्देशीय यात्राएं करते हैं, तो बड़ा जोखिम रहता है. वो जो समुद्रिक जहाज़ है जिस पर यात्रा कर रहे हैं, उसके ऊपर गुड्स रखा है, सामान रखा है, वो तूफ़ानों का और बहुत सारी अनिश्चितताओं का, अनसर्टेनिटी का सामना करता है. तो इस तरह से उस समय पे उस जो नुकसान है, उसके जोखिम को कम करने के लिए व्यापारियों ने आपस में एक बीमा टाइप का समझौता किया. और उसमें ये हुआ कि भैया अगर किसी एक व्यापारी को नुकसान हो जाता है तो सारे के सारे अपने शेयर से उस नुकसान की भरपाई करेंगे और जो नुकसान है उसका जोखिम कम होगा. तो इस तरह से सामुद्रिक बीमा की शुरुआत हुई. अब ये अलग अलग समय से गुजरता हुआ अब प्रेजेंट टाइम में आ गया और उसमें काफ़ी बदलाव हुए. इसका डिजिटलाइजेशन भी हुआ. तो हम लोग इसके वर्तमान स्वरूप पर ज़्यादा फोकस करेंगे. पास्ट हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पेपर की यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट के ऊपर बनी हुई हैं. देखिए, यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा का संविदा. बीमा एक प्रकार की संविदा है. हमने पिछले काफ़ी समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ द एग्रीमेंट. सो हमारा जो इंश्योरेंस है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बीमा भी एक संविदा है. तो इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की संविदा की परिभाषा, इसको करेंगे अच्छे से. फिर कॉन्ट्रैक्ट इज अलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजर. देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वाला है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है. ये गुड फेथ में होना चाहिए. देखिए, इंश्योरेंस जो है वो गुड फेथ में, अत्यधिक सद्भावना, उसमें अत्यधिक सद्भावना होनी चाहिए. दुर्भावना से अगर केवल इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इंश्योरेंस हो रहा है तो वो कामयाब नहीं होगा. ठीक है. इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा, और ये जो बाजी का संविदा है. ठीक है. तो क्या इन संविदाओं को भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कह सकते हैं क्या? तो इस दिशा में हमको काम करना है. इसको देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. सो इन दिस वे इसका हमको कंपैरेटिवली
स्टडी करना है। अब देखिए यूनिट 2, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इंश्योरेंस। लॉ ऑफ इंश्योरेंस के सामान्य से सिद्धांत, क्या सिद्धांत रहेंगे? द रिस्क कमेंसमेंट, अटैचमेंट एंड ड्यूरेशन। रिस्क की शुरुआत कब होती है? देखिए रिस्क आता है किसी चीज़ के ऊपर, तो रिस्क की शुरुआत कब होगी और कब तक वो रहेगा? असाइनमेंट एंड अल्ट्रेशन, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, फिर सेटलमेंट ऑफ क्लेम होते हैं बाद में, एंड सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब है सब्सटीट्यूशन। अगर कोई क्लेम होल्डर है, क्लेम का मैटर है, तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति की प्रतिस्थापना होना, सबरोगेशन होना। इफेक्ट ऑफ वार अपॉन पॉलिसीज, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनका अगर युद्ध छिड़ जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है, तो पॉलिसीज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? यानी कि जिस इंटरेस्ट को हम इंश्योर करने जा रहे हैं वो क्या है? डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, ये दोनों कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यूनिट 3 में फिर हम आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। ये मॉडर्न शेप में आ गया लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। हम सब ने देखा होगा, काफ़ी ऐड देखते हैं टीवीज़ के ऊपर भी कि जीवन बीमा पॉलिसी को अपनाइए। तो जीवन बीमा क्या होता है, हमको इसको जानना है। नेचर एंड स्कोप, इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए सर्कमटेंसेस अफेक्टिंग द रिस्क, वो कौन कौन से सर्कमटेंसेस है जो रिस्क को अफेक्ट करेंगे? सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड पेमेंट ऑफ मनी। आफ्टर ऑल ये जितना भी बीमा है ये रिस्क को कम करने के लिए है। जोखिम तो है, जोखिम को कम करने के लिए, नुकसान तो हो गया है लेकिन नुकसान कम हो जाए, कम हो नुकसान वो। लाइफ इंश्योरेंस हुआ है तो उसमें जो नॉमिनी होगा लाइफ इंश्योरेंस वाले में, हालांकि व्यक्ति के जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके जाने के बाद जो नुकसान हो रहा है उसकी कुछ भरपाई हो रही है। अब देखिए आगे मरीन इंश्योरेंस, ये सामुद्रिक बीमा से संबंधित है, समुद्र से। नेचर एंड स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन पॉलिसीज, मरीन पॉलिसीज होती हैं जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इस तरह से मरीन पॉलिसीज भी बिकती हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो हमको बताना होता है कि भैया ये सामान ये है, ये इस तरह का वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इंश्योरेबल वैल्यू, वॉयज, डेविएशन, पेरिल्स ऑफ द सी, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। अब देखिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आ जाएंगे? फायर इंश्योरेंस, पॉलिसीज कवरिंग एक्सीडेंटल लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी, रिस्क एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, स्टॉर्म से मतलब है कि तूफान, एंड टेम्पेस्ट, ये भी तूफान और आंधी जैसा ही है, बर्गलरी एंड थेफ्ट पॉलिसीज। ये न्यू ट्रेंड्स आ गया पॉलिसीज का, नई नई पॉलिसीज बनती जा रही हैं। तो न्यू ट्रेंड्स में बर्गलरी, सेंधमारी होती है, जो किसी के मकान में घुस जाना नुकसान देने के मंशा से, तो बर्गलरी कहलाता है। तो बर्गलरी की भी पॉलिसीज मार्केट में है, पूरा पॉलिसी बाजार सजा हुआ है। एंड थेफ्ट पॉलिसीज, चोरी की पॉलिसीज हैं। गुड्स इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये बिल्कुल ही नया एकदम से आ गया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। एग्रीकल्चर में जो खेती होती है किसान से संबंधित, उसका भी अब इंश्योरेंस की पॉलिसीज आ रही हैं। अब देखिए यूनिट 6 पर इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड थर्ड पार्टी रिस्क, ये थर्ड पार्टी रिस्क में आ गया। असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, लापरवाही होती है जो कंट्रीब्यूटरी लापरवाही है ना। अपोर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन,
अपॉर्शनमेंट जितना जितना जिसका पोर्शन बनता है कंपनसेशन का, एंड लायबिलिटी और उसकी जिम्मेदारियाँ। कंपल्सरी इंश्योरेंस, कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो कि कंपल्सरी ही उनको करवाना होता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन इसी तरह से सेट किए जाते हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस, देखिए लायबिलिटी इंश्योरेंस भी नया कंसेप्ट है और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस भी नया कंसेप्ट है ना। लोक दायित्व बीमा, लोक दायित्व बीमा में आपने देखा होगा यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में गैस का एमिशन हुआ, खतरनाक गैस का हजार्डियस, और उससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अब अगर उस समय पर इस तरह का कोई उस कारखाने ने लायबिलिटी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई होती तो अब तक का शायद पीड़ित लोगों को कंपनसेशन मिल गया होता। लेकिन अब इतना समय बीत गया है तो पीड़ित पक्ष का भी सब्र का भी एक बांध होता है, और उन लोगों ने इतना सहा है, तो इस तरह से पिछली गलतियों से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का भी कंसेप्ट आ गया, और ये उद्योगों के लिए है। उद्योग धंधे, अगर उद्योगों से कुछ नुकसान होता है तो उसमें जो इंश्योरर है वो लायबिलिटी में उस उद्योग के साथ में मिल करके उस लायबिलिटी को पूरा करते हैं। अब मिसलेनियस जो कि यूनिट नंबर 7 है, इसमें देखिए ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है बहुत सारे लोगों का मिल करके, जैसे कि अगर बार में किसी बार एसोसिएशन में एडवोकेट्स हैं और सभी उस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मिल करके ये निर्णय लेते हैं कि भाई हम सभी का ही एक ग्रुप इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बन जाता है। मेडिक्लेम, ये मेडिकल से रिलेटेड है, बॉडी में कुछ हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए और ऑपरेशन के लिए इतना पैसा नहीं है तो पहले से उसको इंश्योरेंस करा लेते हैं, और समय पर फिर पैसा मिलता है तो व्यक्ति अपना आराम से इलाज करा सकता है और एक स्वस्थ जीवन पुनः प्राप्त कर सकता है। तो फिर देखिए सिकनेस इंश्योरेंस, बीमारी का इंश्योरेंस, हर चीज़ पर इंश्योरेंस है ना। अब लेकिन ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनमें LICs है और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है इंडियन फॉरेन सभी मिला करके, इनको रेगुलेट करने की भी तो आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं कि वो इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा दे, उनके पैसे को वो जो है लेके चले जाए। तो इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA इसका निर्माण किया गया, और ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी तरह की बीमा कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, उनको विनियमित करने में ये अपनी सहायता प्रदान करती है और उनको विनियमित रखती है। अगर कोई कंपनी पॉलिसी बेच करके प्रीमियम ले करके ठीक तरह से उसको क्लेम नहीं देती या उसकी सर्विसेज में कमियां हैं, कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग IRDA को शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से बीमा के लिए ही है और बीमा से संबंधित कंपनियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर बन जाता है और हमारी 7 यूनिट्स पूरी हो जाती हैं। देखिए नीचे बुक रिकमेंडेड में कोई भी बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। MN मिश्रा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रैक्टिसेस, और देखिए CR राव की है ट्रीटाइज ऑन द लॉ ऑफ इंश्योरेंस, बाद में अवतार सिंह लॉ ऑफ इंश्योरेंस। तो नंबर ऑफ बुक्स हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स। सो हमारा ये पूरा आज का जो लेक्चर है पूरा होता है, और हमने इनको 7 यूनिट्स को ओवरव्यू किया है, बुक्स रिकमेंडेड भी आ गया। तो इस तरह से हमारे पेपर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नया पेपर डिस्कस करेंगे। आप सभी ने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।